Now this is also known as biogeochemical cycle. Biogeochemical means living organism, air, water and rocks. This cycle include living organism, air, water and rocks, इसलिए इसे हम कहेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल. हर तरह की साइकिल में एक रेजर्वोयर होता है. रेजर्वोयर मीन्स जहाँ पर वो अमाउंट ज़्यादा अमाउंट में होगा और वो स्टोर होगा और वहाँ से आपको मटेरियल की सप्लाई होगी, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होगी. तो रेजर्वोयर का जो काम होता है इकोसिस्टम में, वो सप्लाई को मेंटेन रखना होता है इवन व्हेन जो रेट ऑफ इनफ्लक्स एंड आउटफ्लक्स आर नॉट द सेम. व्हाट डज इट मीन? मान लीजिए CO2 इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करके उसको फिक्स कर रहे हैं, वो एनिमल के थ्रू जा रही है. किसी इकोसिस्टम में किसी पर्टिकुलर सीजन में रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज वेरी स्लो. तो उससे क्या होगा कि जो CO2 का इनपुट है और जो CO2 का जो आउटपुट है या आउटफ्लक्स है, वो दोनों सेम नहीं रहेगी. उस केस में फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा है, इसका मतलब CO2 का इनफ्लक्स ज़्यादा है. लेकिन अगर डिकम्पोजिशन कम होगा, रेस्पायरेशन तो नो डाउट हो रहा है, लेकिन जो ज़्यादातर CO2 डिकम्पोजिशन से भी जाती है, फॉरेस्ट फायर से भी जाती है. तो उस केस में अगर CO2 का आउटफ्लो कम है, आउटफ्लक्स कम है, तो ऐसा नहीं है कि CO2 का इनफ्लक्स कम हो जाएगा. नो, इस कंडीशन में CO2 इज प्रोवाइडेड बाय रेजर्वोयर. सो रेजर्वोयर का काम है, अगर इनफ्लक्स एंड आउटफ्लक्स में कोई डेफिशिएंसी है तो उस डेफिशिएंसी को मीट आउट करना. इनफ्लक्स एंड आउटफ्लक्स में कोई इम्बैलेंस है तो इम्बैलेंस की वजह से जो डेफिशिएंसी हो गई है उसको मीट आउट करना, ताकि लगातार इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट्स का इन्फ्लक्स होता रहे. बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो न्यूट्रिएंट्स के रिलीज को कंट्रोल करेंगे. जैसे जो भी फैक्टर्स डिकम्पोजिशन की रेट को प्रमोट करेंगे, हाई टेम्परेचर, हाई मॉइस्चर, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो उसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स जो मिनरल मैटर है और जो है सॉइल के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर, वो क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम एट एनी गिवन टाइम. क्या कहा था हमने वर्ड इसके लिए? किसी भी इकोसिस्टम में जितना ऑर्गेनिक मैटर एक टाइम पे प्रेजेंट है उसको हमने कहा था स्टैंडिंग स्टेट. और इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम जो स्टैंडिंग स्टेट है उसका लेवल वेरी करेगा. जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और डेजर्ट में अगर हम देखें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में न्यूट्रिएंट की वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू डेजर्ट. और ये सीजनली भी डिपेंड करेगा कि एक ही इकोसिस्टम में सीजन टू सीजन जब लो टेम्परेचर होगा तो उस दौरान डिकम्पोजिशन का रेट कम होगा एंड देयर विल बी पाइल अप ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर. So that's all about biogeochemical cycle introductory part. बायोजियोकेमिकल साइकिल दो तरह की है, गैसियस साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल. वेरी इजी. गैसियस साइकिल का जो रेजर्वोयर है दैट इज एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, जबकि जो सेडिमेंट्री साइकिल है उसका रेजर्वोयर क्या होगा, अर्थ क्रस्ट. जैसे गैसियस साइकिल के एग्जाम्पल हैं कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल. सेडिमेंट्री साइकिल के एग्जाम्पल है फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम एंड कैल्शियम साइकिल. एज कम्पेयर टू गैसियस साइकिल जो सेडिमेंट्री साइकिल है वो बहुत ही स्लो होगी. सो ऑन द बेसिस ऑफ रेजर्वोयर टू टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आर देयर. वन इज गैसियस साइकिल, वन इज सेडिमेंट्री साइकिल. कार्बन साइकिल, आई थिंक 6th क्लास से आप इसे पढ़ रहे हैं. इट्स वेरी इजी, बट एग्ज़ाम में 5 मार्क क्वेश्चन में भी जो है 5 मार्क क्वेश्चन आया हुआ है कार्बन साइकिल से. सो कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से पढ़ते हैं. CO2 इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. वॉट एवर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आर देयर, प्लांट्स हैं या पानी के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, दे विल कैप्चर CO2 and convert it into food by the process of photosynthesis. So CO2 जो एटमॉस्फेयर में है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की वजह से किसका पार्ट बन जाएगी, प्रोड्यूसर का. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ये प्लांट्स रहेंगे और एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये क्या रहेंगी, एल्गा, रेड एल्गा, ग्रीन एल्गा, ब्राउन एल्गा. उसके अलावा बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टॉन्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म capture CO2 and fix it in form of ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो ये अकेला स्टेप है जिससे CO2 कहाँ आ रही है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम में. अब हम सिंपल पीछे जो हमने टॉपिक्स पढ़े उन्हीं को जस्ट रिपीट करेंगे. जब इस प्लांट को कोई एनिमल ईट करेगा तो वो उसकी बॉडी का पार्ट बनेगी, यानी कि फूड चेन के थ्रू दिस कार्बन जो फिक्स्ड कार्बन है दैट इज ट्रांसफर टू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल. और जैसे ही इनकी डेथ होगी या जो इनका एक्सक्रीटा है या यहाँ पर जो डेट्राइटस है, डेट्राइटस जब डिकम्पोज होगा बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई तो यहाँ से क्या रिलीज होगी,
CO2. So decomposers will release large amount of CO2 in the atmosphere. Burning of fossil fuel और बर्निंग ऑफ दिस ये यहाँ पर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, यहाँ पर जैसे ऑटोमोबाइल्स के अंदर हैं या कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर हम जैसे कोल का भी हम यूज करते हैं जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी, पेट्रोल है, डीजल है, उनका हम यूज करेंगे तो उनकी बर्निंग से क्या रिलीज होती है, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ CO2. फॉरेस्ट फायर है या बर्निंग ऑफ फ्यूल वुड है, घर पे जैसे खाना बनाने के लिए आज भी कुछ लोग लकड़ी का यूज करते हैं, या कोई जो ऑर्गेनिक डेब्रिस है मतलब डेड जो अपने घर का कूड़ा है उसको हम बर्न करते हैं तो बर्निंग से भी क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर. इसके अलावा एक और मेन सोर्स है रेस्पायरेशन. जब भी प्लांट्स या एनिमल रेस्पायर करेंगे तो रेस्पायरेशन के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर. तो एक तरीका है जिससे CO2 इकोसिस्टम का पार्ट बन रही है, बायोटिक इकोसिस्टम का पार्ट बन रही है, बायोटिक कंपोनेंट का, दैट इज फोटोसिंथेसिस. उसके बाद बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है या बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट है, फ्यूल वुड है या ऑर्गेनिक डेब्रिस है या रेस्पायरेशन है, डीकम्पोजिशन. ये 4-5 तरीके हैं जिससे CO2 वापस कहाँ चली गई है, एटमॉस्फेयर में. यहाँ पर फोटो ये जो है आपको लेबलिंग आनी चाहिए अच्छे से. यहाँ एक्वेटिक फूड चेन इन्होंने शो किया है कि जो प्लैंकटन जो उनके बाद फूड चेन के थ्रू जो कार्बन है दैट मूव टू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, और इन एनिमल की डेथ होने के बाद जो हार्ड पार्ट है जैसे स्केलेटन है या कैल्शियम कार्बोनेट की शेल है, दे गॉट डिपोजिटेड एट द बॉटम. तो ये कैल्केरियस सेडिमेंट है. कई फाइला के अंदर हमने कैल्केरियस सेडिमेंट पढ़ा है, जैसे स्पिक्यूल्स, स्पोरीफेरा के अंदर 2 तरह के स्पिक्यूल हैं, सिलिका के बने हुए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के. इसके अलावा बहुत सारी कोरल रीफ जो हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन सिक्रीट करती है. इसके बाद हमने पढ़ा है मोलस्का के अंदर जो सेल हैं दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. इकाइनोडर्मेटा के अंदर जो एंडोस्केलेटन है वो भी कैल्केरियस ओसिकल का बना हुआ है. तो ऑल दिस डिपॉजिट फ्रॉम कैल्केरियस सेडिमेंट. इसके अलावा बहुत सारा ऑर्गेनिक सेडिमेंट भी आपको यहाँ पर मिलेगा. जो डेड जो भी ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर हैं अगर उनकी अपने आप डेथ हुई है तो उनकी ऑर्गेनिक बॉडी यहाँ रहेगी, एंड दिस ऑर्गेनिक बॉडी इज डाइजेस्टेड बाय डीकम्पोज्ड बाय डीकम्पोजर्स. सो दैट्स ऑल अबाउट कार्बन साइकिल. आज की डेट में ये जो फॉसिल फ्यूल है इनका यूज ज़्यादा हो रहा है. डिफोरेस्टेशन भी एक स्टेप है जिसकी वजह से CO2 के अंदर जो एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल इंक्रीज हो रहा है, और बर्निंग ऑफ फ्यूल वुड या ऑर्गेनिक डेब्रिस, तो मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से CO2 कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, एंड विच हैज़ रिजल्टेड इन ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग मीन्स इंक्रीज इन मीन टेम्परेचर ऑफ अर्थ. In this slide, we will discuss some data relating with carbon cycle. 49% of dry weight of an organism. Carbon constitute 49% of dry weight of organism. इसके बाद जो एक और डाटा हमने लिखा है that is 4 into 10 raised to power 13 kilogram of carbon is fixed in biosphere annually by the process of photosynthesis. हर ऑर्गेनिज्म के ड्राई वेट का इतना % पार्ट कार्बन है. देखो कितना ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कार्बन है. उसके बाद फोटोसिंथेसिस के थ्रू लगभग इतना कार्बन एनुअली फिक्स होता है, और एटमॉस्फेयर में 1% है. टोटल ग्लोबल कार्बन का एटमॉस्फेयर में बहुत कम है. ज़्यादातर जो कार्बन है वो ओशियन में मिलेगी डिजोल्ड फॉर्म में, और ये ओशियनिक रेजर्वोयर ही रेगुलेट करेगा अमाउंट ऑफ कार्बन इन द एटमॉस्फेयर. सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट कार्बन साइकिल. वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक. Phosphorus cycle is a type of sedimentary cycle because reservoir of phosphorus cycle is earth, rock minerals. By the process of weathering, phosphate is added to soil, and this phosphate is available in soil solution, and from the soil phosphate is absorbed by plants. So plants absorb phosphorus from the soil in form of phosphate. By the process of weathering, rock से जो है by the process of weathering it may be physical, chemical, biological, soil के अंदर जो है क्या ऐड होता रहता है, phosphate, और यहाँ से जो phosphate है that is taken up by producer, और producer से food chain के through ये जाएगा different animals. On death of plant and animal जो phosphate है that is made available to decomposers, और decomposers जब डेड ऑर्गेनिक मैटर को, डेट्राइटस को डिकम्पोज करेंगे तो क्या रिलीज होगा, फॉस्फोरस.
लार्ज अमाउंट ऑफ दिस फॉस्फोरस जो है वो रन ऑफ वाटर के थ्रू नियर बाय वाटर बॉडी में चली जाएगी एंड वेरी स्मॉल अमाउंट इज अगेन यूज्ड बाय प्लांट्स. सो दिस इज ए phosphorus cycle. Reservoir of phosphorus is earth crust. Now we will try to differentiate carbon cycle from phosphorus cycle. The very first point is carbon cycle is a gaseous cycle, whereas phosphorus cycle is a sedimentary cycle. Carbon cycle is a rapid process. जो sedimentary cycle है it is a very slow process. Carbon जो है carbon dioxide is released to atmosphere by the process of respiration, जबकि there is no respiratory release of phosphorus टू द एटमॉस्फेयर. साइक्लिंग पूल यहाँ पर जो है कार्बन का दैट इज एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, जबकि यहाँ पर जो साइक्लिंग पूल है वो क्या रहेगा अर्थ क्रस्ट लिथोस्फीयर. इसके बाद जो है ये पॉइंट हमने पढ़ लिया, गैसियस और सेडिमेंट्री साइकिल है. एटमॉस्फेयर, फॉसिल फ्यूल, ओशियंस आर द मेन रेजर्वोयर ऑफ कार्बन. फेरिक फोस्फेट एंड कैल्शियम फोस्फेट इन रॉक्स आर द मेन रेजर्वोयर ऑफ फॉस्फोरस. इसके अलावा अगर हम देखें एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ फॉस्फोरस थ्रू रेनफॉल इज स्मॉलर. तो एटमॉस्फेयर से रेनफॉल के थ्रू जो है नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फॉस्फेट का जो है रिलीज है. इन जो एसिड रेन है उसमें मेनली सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होता है, बट बहुत थोड़ा अमाउंट में उसमें फॉस्फोरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है. अगर हम देखें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा लास्ट स्लाइड में रह गया कि फॉस्फोरस हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो दैट इज प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोग्लिसराइड प्रेजेंट है दैट इज हैविंग फॉस्फेट. जो हमारी सेल मेम्ब्रेन दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. इसके अलावा फॉस्फोरस इज ए पार्ट ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी हमारी बॉडी की. इसके अंदर भी फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है. इसके अलावा जो शेल ऑफ द एनिमल उनमें कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा कैल्शियम फोस्फेट भी होता है, तो कैल्शियम एंड फोस्फोरस इज प्रेजेंट इन द शेल. इसके अलावा स्केलेटन, बोन्स एंड टीथ के अंदर भी कैल्शियम के साथ साथ कौन प्रेजेंट है, फॉस्फोरस. जितने भी न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए, डीएनए, उनके जो कंपोनेंट्स है, न्यूक्लियोटाइड, इन सब में क्या प्रेजेंट है, फॉस्फोरस. सो फॉस्फोरस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द structural organization of our body as well as responsible for performing different type of functions. Now next we are going to discuss ecosystem services. Ecosystem services means जो भी इकोसिस्टम प्रोसेसेस हैं उनके प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, इकोसिस्टम सर्विसेज. जितनी भी प्रोसेसेस हो रही है इकोसिस्टम के अंदर, प्रोडक्टिविटी है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, डीकम्पोजिशन है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस आर टेकिंग प्लेस इन एन इकोसिस्टम, और उन प्रोसेस के प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, इकोसिस्टम सर्विसेज. बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर इकोसिस्टम हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है डियर स्टूडेंट्स विदाउट टेकिंग एनी मनी. फर्स्ट इज पोलिनेशन. आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड दैट डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स कैरी आउट पोलिनेशन इन डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, और उनकी वजह से हमें मिल रहा है खाने के लिए फूड. इसके बाद है पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट. ये हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे थोड़ा. पेस्टिसाइड उसमें उस केस में हमने पढ़ा था प्रिडेशन के केस में कि लार्ज नंबर ऑफ पेस्ट आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय बायो कंट्रोल एजेंट. हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक प्रिडेटर है, और एज ए बायोलॉजिकल साइंटिस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से प्रे का कौन प्रेडेटर है, और उस प्रेडेटर को हम यूज कर सकते हैं फॉर मेंटेनिंग पेस्ट. इसके अलावा जितने भी फ्रेश वाटर हैं या फूड, फाइबर, हैबिटेट, जेनेटिक रिसोर्सेज हैं. फ्रेश वाटर पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर है, फूड, फाइबर, हैबिटेट, जेनेटिक रिसोर्सेज, दे आर ऑल प्रोवाइडेड बाय इकोसिस्टम. डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स का हम जो डीएनए है वो हम उनको सीक्वेंस करके स्टोर कर रहे हैं, उनके जीन्स को हम यूज कर रहे हैं. जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम ऑर्गेनिज्म का जीनोम मैनिपुलेट कर रहे हैं, और उसमें उनमें हम नए नए जो हैं कैरेक्टर्स डेवलप कर रहे हैं. जैसे बीटी कॉटन. बीटी कॉटन एक ऐसी वैरायटी है कॉटन की जो इंसेक्टिसाइड है. तो यहाँ पर हमें अगर हमें बीटी कॉटन खेत में उगानी है तो हम केमिकल का स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये खुद ही एक इंसेक्टिसाइड है. रिक्रिएशन एंड टूरिज्म. इकोसिस्टम में बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट है, हमारे नेशनल पार्क हैं, सेंचुरीज हैं, बहुत ब्यूटीफुल वाटर बॉडीज है जहाँ पर हम घूमने के लिए जाते हैं और खुश होते हैं. स्पिरिचुअल हेल्थ, कल्चरल आइडेंटिटी,
ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हर कल्चर के थ्रू कुछ प्लांट्स या कुछ फॉरेस्ट हैं वो जुड़े हुए हैं। जैसे बिश्नोई कम्युनिटी जो है वो खेजरी ट्री को सैकड़ मानती है, सैकड़ मीन्स पवित्र मानती है, होली मानती है। हमारे यहाँ तुलसी है, नीम है। तो दीज प्लांट्स आर हैविंग, पीपल प्लांट की स्पिरिचुअल वैल्यू है। और कल्चरल आइडेंटिटी, जैसे अगर हम किसी को वेलकम करना है तो हम फ्लोरल बुके प्रेजेंट करते हैं या माला डालते हैं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड सोयल फर्टिलिटी, ये हमने पढ़ी लिया है कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट फीचर है। सोयल को फर्टाइल रखना है। अगर इकोसिस्टम फ्लड और ड्रोट को कंट्रोल रखता है एंड मेक द सोयल फर्टाइल। कंट्रोल क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर, तो एयर और वाटर की जो क्वालिटी है उसको प्योरीफाई करता है। फ्लड एंड ड्रोट को कंट्रोल करता है। फर्टाइल सोयल जनरेट करेगा। बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करेगा। सोयल इरोजन को प्रिवेंट करेंगे। अगर फॉरेस्ट प्रेजेंट है या कोई वेजिटेशन प्रेजेंट है, जैसे मोसिस भी अगर इवन है, तो वो सोयल इरोजन को प्रोटेक्ट करेंगे। एंड दे प्रोटेक्ट फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, जैसे फ्लड है, ड्रॉट है, वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, तो उनसे प्रोटेक्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट इकोसिस्टम सर्विसेज। और ध्यान रहे ये एंडलेस है, आप जितना चाहें उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हमें इकोसिस्टम से क्या क्या मिल रहा है। जैसे जलाने के लिए लकड़ी, जो गरीब लोग हैं अगर उनके पास गैस अवेलेबल नहीं है, खाना अभी भी वो लकड़ियों से बनाते हैं, तो आपको फॉरेस्ट से क्या मिल सकती है? लकड़ी मिल सकती है। घर बनाने के लिए टिम्बर वगैरह भी वो यूज करते हैं। तो ये भी इकोसिस्टम की सर्विसेज है। कुछ और एरियाज हैं जहां पर इकोसिस्टम हमारी हेल्प कर रहा है। ये स्लाइड उन्हीं को कवर करने की कोशिश कर रही है। कुछ पॉइंट्स हालांकि रिपीटेड होंगे। वेरी जनरल एंड इजी टॉपिक इट इज। जैसे प्रोविजनिंग सर्विसेज हैं, जहां पर जो है इकोसिस्टम क्या प्रोवाइड कर रहा है? फूड, वाटर, रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्रीज, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन्स, बायोकेमिकल्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जो हम गार्डन में ग्रो करते ब्यूटिफिकेशन के लिए, जेनेटिक रिसोर्सेज मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स आर देयर विच कैन बी यूज्ड। इसके अलावा रेगुलेटिंग सर्विसेज हैं, क्लाइमेट रेगुलेशन में, नेचुरल हैजार्ड्स जैसे फ्लड है, ड्रॉट है, उनको कंट्रोल करता है। प्योरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वाटर, एयर एज वेल एज सोयल, वाटर के फ्लो को कंट्रोल करेगा, क्योंकि जो इवोपरेशन साइकिल है दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय प्लांट्स। सोयल इरोजन एंड सोयल फर्टिलिटी, ये पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया। पोलिनेशन, पेस्ट एंड डिजीज रेगुलेशन। कल्चरल सर्विसेज है, दिस इज वेरी कॉमन। सपोर्टिंग सर्विसेज है, इकोसिस्टम प्रोसेस जो है, मेंटेन लाइफ साइकिल, डिफरेंट टाइप ऑफ जो है ऑर्गेनिज्म आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, लार्वल फॉर्म्स आर देयर, तो उनके लिए डिफरेंट हैबिटेट कौन प्रोवाइड करेगा? इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन, तो बायोडाइवर्सिटी को हैबिटेट प्रोवाइड करेगा। ऑक्सीजन जो हमें मिल रही है, जिसकी वजह से हम सब ऑर्गेनिज्म जो है दे आर एबल टू सर्वाइव, जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म, अगेन क्रेडिट गोज टू इकोसिस्टम सर्विसेज। इस स्लाइड के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि इकोसिस्टम जो है हमें किस किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और अगर इस तरह की सर्विसेज हमें अपने लेवल पर प्रोवाइड करनी होती या प्रोवाइड करवानी होती तो कितना मनी हमें लगाना पड़ता। थैंक्स टू रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, जिन्होंने ये रियलाइज करवाने की कोशिश करी है कि जो इकोसिस्टम सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हमें अवेलेबल है, दे शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, क्योंकि जिस तरीके से हम आज उन्हें यूज कर रहे हैं, उनकी जो सस्टेनेबिलिटी है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क रख रहे हैं। आने वाले टाइम में धीरे धीरे, जैसे अब वाटर की जो क्वालिटी है, एयर की क्वालिटी है, ये सब डिटीरियोरेट हो रही है, लेकिन अगर नेचुरल सिस्टम रहे और मैन मेड डिस्टर्बेंस ना हो तो वाटर, एयर और जो अपना सोयल है वो क्लीन रहेगा। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल आज के दिनों में देखने को मिल रहा है, रोज टीवी के ऊपर हमें सुनने को मिलता है कि इस नदी का पानी पहले से साफ है, ये पर्टिकुलर माउंटेन इतने दूर से दिखाई दे रही है, एनवायरनमेंट सबको बहुत अच्छा लग रहा है, सब अपने घर पर रहकर भी ऐसा फील कर रहे हैं कि घूमने के लिए आए हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, इट इज जस्ट, ये प्रूफ है हमारे पास, अब जो हम सब ने फील करे हैं कि अगर ह्यूमन का डिस्टरबेंस ना हो तो नेचर में खुद एबिलिटी है कि अगर वो किसी चीज को खराब भी करता है तो वो उसको प्योरीफाई भी करता है। इट इज हैविंग रेमेडी फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय नेचर, और लास्ट में जो नेचर है वो एकदम नीट, क्लीन एंड प्योर रहेगा विदाउट एनी डिस्टरबेंस। तो जो दिया है इसमें सबसे ज्यादा उन्होंने वेट दिया है सोयल फॉर्मेशन को। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। बायोलॉजिकल सक्सेशन और इकोलॉजिकल सक्सेशन ये प्रोसेस है जिसकी वजह से सोयल फॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस, और जितनी भी कम्युनिटीज हैं। तो
50% जो है मनी उन्होंने किसको दिया है, सोयल फॉर्मेशन को। और उसके बाद हैबिटेट रेगुलेशन के लिए है 6%, क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए अगेन है 6%, रिक्रिएशन के लिए लेस देन 6% एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए भी है लेस देन 6%। सो टोटल जो उन्होंने कॉस्ट दी है कि इकोसिस्टम सर्विसेज को उन्होंने प्राइस टैग कितना दिया है, 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर। हाउ मच, 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर। एक साल में इतनी सर्विसेज, एक साल में जो सर्विसेज इकोसिस्टम हमें प्रोवाइड करता है, अगर हम उसका एस्टिमेट निकालें कि कितने रुपए का ये होगा, तो दैट इज 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर, जो ग्लोबल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट का दुगने से भी ज़्यादा है, थोड़ा कम है, सॉरी, दुगने से थोड़ा कम है, बिकॉज जीएनपी जो है ग्लोबल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इज 18 ट्रिलियन यूएस डॉलर। तो ग्लोबल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है 18 ट्रिलियन यूएस डॉलर और ऑलमोस्ट ट्वाइस है क्या, द इकोसिस्टम सर्विसेज। सो इस लेसन से हमें एक चीज़ सीख लेनी चाहिए कि जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट है हम उसको एज सच रहने दें और उसको एंजॉय करें और इस तरीके से यूज करें कि वो सस्टेनेबल वे में आगे ट्रांसफ़र होता रहे जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ताकि हमारे बाद जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इन रिसोर्सेज को उसी तरीके से यूज कर सकें। अदरवाइज एक एग्जांपल और ले, अगर हॉस्पिटल में कोई पर्सन है और उसको लाइफ सेविंग डिवाइस पर रखा गया है, ही इज़ नॉट एबल टू ब्रीथ, ऑक्सीजन का सिलेंडर है, कुछ साल पहले मेरे एक कुलीग ने शेयर किया था कि उन जो है, आप आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज इट्स कॉस्ट, तो एक सिलेंडर जो है 600 रुपीज़ का उन्होंने बोला और दिन में 2 सिलेंडर हमें चाहिए। तो आप सोचो कि 1200 जो है रुपए का तो ऑक्सीजन ही चाहिए हमें सरवाइव करने के लिए, वो तो एक दिन का है। और अगर रोजाना हमें इस तरह का ही अरेंजमेंट करना पड़े और घर में 5 या 6 मेंबर हैं तो बहुत सारा मनी तो इसी के लिए ही वेस्ट हो जाएगा। सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड टेक केयर ऑफ द ट्रीज एंड ऑल्सो पे थैंक्स टू द ट्रीज, ताकि हमारे मन में एक सेंसिटिविटी की फीलिंग आए। वी शुड बी सेंसिटाइज अबाउट एनवायरनमेंट चेंज, और हमें एनवायरनमेंट को नेचुरल वे में मेंटेन करने की ज़रूरत है। विद दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। खुश रहिए।